नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है दिसंबर की बजाय जनवरी में 2025 में होने वाला है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखकर निरंतर निरंतर जो है अपना जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ है, करते जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए वो सारे पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जो कि रिवीजन के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानेंगे, उनके महत्वपूर्ण काव्यों के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे जो कि हर वर्ष पूछे जा रहे हैं और हर ईयर जो है उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी के गीति काव्यों को देखेंगे और उनके जो प्रकाशन वर्ष है उसको भी देखेंगे। वैतालिक इनकी रचना है जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुई है। फिर आ जाती है बात स्वदेश गीत की जिसकी रचना 1925 ईस्वी में हुई है। तो देखिए, ये जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि वैतालिक हो गई 1916 की, फिर हो गई स्वदेश गीत 1925 की, फिर हो गई झंकार 1929 की। तो ये जो रचनाएं हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इनसे बहुत बार प्रश्न जो है बन चुके हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कर सकते कि मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं, इनको आपको देखना ही पड़ेगा। अगर देखा जाए इसको मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचनाएं, तो इनकी काव्य रचनाओं को भी देख लीजिए क्योंकि हर वर्ष पूछा ही जाता है। मिलान में ये प्रश्न आता है या सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। तो रंग में भंग 1909 ईस्वी की रचना है। फिर आ जाती है बात जयद्रथ वध की जो कि 1910 ईस्वी की रचना है। भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है। किसान 1917 ईस्वी की रचना है। शकुंतला 1923 ईस्वी की रचना है। पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना है। झंकार 1929 ईस्वी की रचना है। बिकट भट्ट 1929 ईस्वी की रचना है। साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। यशोधरा 1933 ईस्वी की रचना है। द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है। सिद्धराज 1936 ईस्वी की रचना है। जय भारत 1952 ईस्वी की रचना है। तो ये सारे की सारी जो इनकी रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के पहले राष्ट्रकवि जो हैं इन्हीं को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि जो है इनको उपनाम दिया था, तो इसको आपको जरूर जानना चाहिए। इनको हम दद्दा के नाम से भी जानते हैं। और ये इनकी जितनी भी रचनाएं हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि ये जिस समय रचनाएं कर रहे हैं वो जो समय है उस समय कर रहे हैं जब हमारा देश जो है मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा है और उस समय मतलब हमारी जो स्वतंत्रता है हम स्वतंत्र नहीं थे। जय भारत जो इनकी रचना है 1952 ईस्वी की रचना है। विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की रचना है। अर्जुन और विसर्जन, फिर है रत्नावली और इनकी रत्नावली जो है अंतिम रचना है। तो इनकी जो पहली रचना है अंतिम रचना है उसको जरूर जानिए और रत्नावली इनकी अंतिम रचना है तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फिर देख लीजिए गीति गीति नाट्य। गीति नाट्य जो है इनका देख लीजिए चंद्रहास है, फिर है तिलोत्तमा है, फिर है अनघ। तो ये तीनों के तीनों जो है गीति नाट्य हैं, इनके महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप देख लीजिए, केवल अगर आ जाता है तो आप इसको कर पाएंगे। प्रसिद्ध कविताएं देखिए जैमिनी। जैमिनी इनकी प्रसिद्ध कविता है। किसान जो कि 1917 में प्रकाशित हुई है, प्रसिद्ध कविता है और किसान से कई बार प्रश्न बन चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। हिंदू, स्वदेश गीत और वन वैभव, तो ये सारी की सारी इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर देखा जाए तो इनकी सारी की सारी ही रचनाएं महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि हर वर्ष इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए, यशोधरा। यशोधरा ये जो स्त्री है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित इसमें बात कही गई है और मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में हरिगीतिका छंद का प्रयोग किया है। तो ये जो छंद है आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि जो कौन सा रचनाकार किस छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है हरिगीतिका छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। गुप्त जी ने माइकल मसूधन दत्त की रचनाओं का अनुवाद जो है मधुप उपनाम से किया है। तो इनका एक जो उपनाम और है वह क्या है, मधुप। तो कभी भी आ जाए कि मधुप नाम से रचना कौन किया करते थे, तो मधुप नाम से मैथिली शरण गुप्त रचना किया करते थे।
यह दद्दा के नाम से भी विख्यात थे और भारत भारती रचना के कारण इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। तो भारत भारती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है जिसमें भारतवासियों को जगाने की कोशिश की गई कि अब वह समय है जब आपको जागना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करनी चाहिए। तो भारत भारती जो इनकी रचना थी, इन्हीं को देख करके राष्ट्र पिता जो थे महात्मा गांधी, इनको राष्ट्र पिता ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और देखिए क्या है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में देख लीजिए, क्योंकि जिस रचनाकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनकी रचनाओं का देख रहे हैं, उनकी रचनाओं उनको उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ और वह कहाँ के थे। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए 1986 ईस्वी में चीरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम जो था इनका मिथिला दीप्ति मिथिला दीप्ति नंदिनी शरण, इनका जो मतलब मूल नाम है, जो कि वास्तविक नाम था वह इतना बड़ा था और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उपनाम इनके देखिए कितने सारे, मतलब जो कि दूसरों के द्वारा बोले जाते हैं। तो ऋषिकेश, रसिक, बिहारी, मधुप और दद्दा और राष्ट्रकवि के नाम से भी हम इनको जानते हैं। और देखिए क्या है, इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास जो है गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। तो आधुनिक काल का जो तुलसीदास है, इनको कहा जाता है और इसको आपको जरूर पता होना चाहिए। आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। उनको मीरा, दुर्गा, सरस्वती, शक्ति कई उपनामों से जाना जाता है। तो ये जो है आधुनिक युग के जो तुलसीदास हैं, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि हैं और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। और प्रारंभ में गुप्त जी की रचनाएं ब्रजभाषा में और वैश्याकारक पत्रिका कोलकाता में छपती थी। और देखिए क्या है, 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रथम कविता हेमंत खड़ी बोली में प्रकाशित हुई थी इनकी। और देखिए क्या है, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धनमान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। उपयुक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में निर्लज्जता पात का है। तो भारत दुर्दशा नाटक आपको पता होगा किसकी रचना है। तो ये जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। तो ये जो स्टेटमेंट है, देखिए ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और नेट जीआरएफ को दे रहे हैं, तो ये जो एग्ज़ाम है पूछा जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और निर्लज्जता जो पात्र है, इसकी ये स्टेटमेंट है। झंकार कविता का मुख्य लक्ष्य है देशवासियों को उनकी अस्मिता का बोध कराना। झंकार जो कविता है उसके माध्यम से जो देशवासी अपना गौरव भूल चुके हैं, गौरव गान को भूल चुके हैं, उसको याद कराना है, उनकी बातों को याद करवाना है कि तुम कितने मतलब तुम किस देश के निवासी हो, तुम अपने गौरव को भूल चुके हो और इन अंग्रेजों के कारण, मतलब इन अंग्रेजों की गुलामी करते करते तुम्हारे अंदर दासत्व की भावना आ गई है। तो उस चीज़ को निकालने की कोशिश जो है झंकार कविता से की गई है। तो मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है झंकार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा और इसका जो विषय है उसको भी ध्यान में रखिएगा। झंकार मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना 1929 ईस्वी की रचना है। विषय देख लीजिए इसमें क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का स्वर निसंदेह गुंजरित है। और इस कविता में कवि की देशभक्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कृष्ट आकांक्षा तथा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की उत्प्रेक्षा का स्वर अनुगुंजित है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, तो वो सारी बातें जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। देखिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था।
1964 में इनका देहांत हुआ। द्विवेदी युग इनके कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनके गुरु भी कहे जाते थे। इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने इस प्रकार की रचनाएं की, और इनकी जो रचनाएं हैं देश प्रेम से एक कह सकते हैं परिपूर्ण है, क्योंकि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने इनसे आग्रह किया था कि आप जो रचनाएं करें वे जो है देशवासियों में एक तरह से प्रेरणा का काम करें। रसिकेंद्र, देखिए इनका जो एक नाम और है, रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। तो ब्रज भाषा में भी ये रचनाएं किया करते थे रसिकेंद्र नाम से। तो रसिकेंद्र नाम भी है इनका। किसान जो रचना है, इसका जो समय है 1917-18। अगर एग्जाम में 1918 भी आ जाए तो टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि 17-18 दोनों ही माना जाता है। यशोधरा 1932, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। तो देखिए जय भारत, यशोधरा और किसान, ये जो तीनों रचना है महत्वपूर्ण है, और विष्णुप्रिया को भी आप महत्वपूर्ण ही समझ लीजिए। देखिए ये आपने तीनों श को देखा होगा, लेकिन आपको इनके नाम नहीं पता होगा। जैसे कि ये जो पहला वाला स है, इसको हम दंती स कहते हैं। क्यों दंती स कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं ना, तब दांत के साथ जो हमारी जीभ है उसका टच होता है, इसलिए हम इसको दंती श कहते हैं। और ये जो ये वाला श है, इसको हम मूर्धन्य श कहते हैं, मूर्धन्य श। क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तब जो हमारी जीभ है वो हल्की सी गोल मतलब कि और तालू को सटती है। और जब हम इसको तालव्य श, ये जो नीचे सी नंबर पे श है, जब हम इसको बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है ना तालू से टच होती है, इसको हम तालव्य श कहते हैं, जो कि तालू से टच होती है। तो इन शों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा, मिलान में प्रश्न पक्का आ सकता है। और भाषा वाला जो यूनिट है उसमें आपको इसके बारे में पता होगा। और ये जो न है, जब हम इस न को बोलते हैं तो जो हमारी नासिका है मतलब कि नाक, उससे हम इसका कुछ उच्चारण करते हैं, इसलिए हम इसको नासिका से मिलान कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए। हाँ, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है आपको पता ही है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। आपको पता है जो क से लेके ज्ञ तक है वो सब व्यंजन है, 33 व्यंजन होते हैं। तो इन व्यंजनों के बारे में आपको पता होगा, और स्वरों के बारे में भी पता होगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी बेसिक नॉलेज है, लेकिन कभी कभी हम उनमें ही गलती कर देते हैं, तो उनको आप देख लीजिए फिर से। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। अगर हम कोई सा भी व्यंजन बोले या मतलब व्यंजन बोलेंगे तो स्वरों का जो प्रयोग हो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर स्वरों के हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो व्यंजनों का प्रयोग जो है हम इसी तरीके से करते हैं। और देख लीजिए अज्ञेय। देखिए अज्ञेय एक मनोविश्लेषणवादी रचनाकार कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मतलब हम कह सकते हैं बैकग्राउंड जो है, मतलब साइंस के एक तरह से स्टूडेंट थे। तो इनमें जो है वैज्ञानिक चीज़ों का जो तत्व है हमें देखने को मिलता है। पत्रिका इनकी जो थी प्रतीक पत्रिका के ये संपादक रह चुके हैं। और पत्रिका जो थी 2 महीने में प्रकाशित हुआ करती थी, और इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में इलाहाबाद से होता था। तो ये सारे पॉइंट जो है जानने योग्य हैं और पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाएगा अज्ञेय की पत्रिका का नाम क्या है, कब प्रकाशित होती थी, कहाँ से होती थी। तो प्रतीक पत्रिका का नाम है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, 2 महीने में प्रकाशित होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अन्य पत्रिका और उनके संपादक। उदंत मार्तंड जो भारत की पहली पत्रिका मानी जाती है, उदंत मार्तंड को कहा जाता है। 1826 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक रहे थे। साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। फिर था बंगदूत, 1929 में प्रकाशित शुरू हुई। राजा राम मोहन राय और साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से ही इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और फिर आ जाता है कथा चक्र।
कथाक्रम जो है इसका जो डेट है नहीं दे रखा है। शैलेंद्र सागर इसके संपादक हैं और इसके बारे में ये भी नहीं दे रखा है कि साप्ताहिक थी या मासिक थी। तो इसके बारे में हो सके तो आप ज़रूर सर्च करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न तो आते ही हैं। और देखिए, अगर जब हम किसी भी रिवीजन को करते हैं तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि कौन सी चीज़ एग्जाम में आ जाए हमें खुद ही नहीं पता होता। अगर हम देखें, सर्वांग निरूपण ग्रंथ व रचनाकार, मतलब कि वे रचनाकार जिन्होंने शरीर के सभी अंगों का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है, तो वे कौन से रचनाकार हैं, किस प्रकार की रचनाएं हैं। तो देखिए, पहले आ जाते हैं चिंतामणि, जिनकी रचना का नाम है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु जो रचना है चिंतामणि की है, पता होनी चाहिए। और कुलपति की रचना है रस रहस्य। फिर है भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय। सुरति मिश्र की रचना का नाम है काव्य सिद्धांत। फिर है कुमार मणि की रचना का नाम है रसिक रसाल। फिर है श्रीपति की रचना का नाम है काव्य सरोज। फिर है सोमनाथ की रचना का नाम है रस पीयूष निधि। प्रताप शाही की रचना का नाम है काव्य विलास। तो ये सारी जो रचनाएं हैं इनकी सर्वांग निरूपण कवियों की रचनाएं हैं। और सर्वांग निरूपण कवि कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपने देखा। तो ये सारे सर्वांग निरूपण कवि हैं जिन्होंने शरीर के सभी अंगों का वर्णन किया है। देव जो रचनाकार हैं, रीतिकाल के कवि हैं, महत्वपूर्ण हैं। ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। मतलब कि ब्रजभाषा में जो रचनाएं करते हैं उसके अंतर्गत देव जो हैं एक गौरव प्राप्त कर चुके हैं। उनका पूरा नाम जो था देवदत्त था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली कवि और अलंकारिक कवि हुआ तो वह देव कवि थे। छल नामक संचारी भाव इनकी ही देन है। जो छल नामक संचारी भाव हम देखते हैं रस के अंतर्गत, तो वे इन्हीं की देन है। और आपको पता है संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। और ये टोटल 33 प्रकार के माने जाते हैं। तो जो छल नामक संचारी भाव है ये इन्हीं की देन है। इनकी रचनाएं देख लीजिए देव की। भाव विलास, अष्टयाम, फिर है भवानी विलास, फिर है रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद और जगदर्शन 25, आत्मदर्शन 25, तत्वदर्शन 25, शब्द रसायन, फिर है सुख सागर तरंग। तो ये सारी जो हैं इनकी रचनाएं हैं। और ये सारी रचनाएं देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा पॉइंट आ जाए कुछ भी नहीं कह सकते। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। आपको पता है कि जब भी हम रीतिकाल को पढ़ते हैं तो इसको 3 भागों में पढ़ते हैं, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो ये जो कवि हैं घनानंद रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने रीति को सिद्ध कर लिया है, मतलब कि काव्य शास्त्रीय परंपरा से ये रचना किया करते थे और उसमें ये पारंगत हो चुके थे। तो इस लिहाज से आप रीति सिद्ध को समझ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार घनानंद जो है रस मूर्ति हैं। कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली। तो निम्बार्क संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। और इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो सुजान हित और कृपा कंद निबंध, फिर है वियोग वेली, इश्क लता, यमुना यश। और प्रमुख पंक्तियां इनसे संबंधित देख लेते हैं कौन कौन सी है। अति शूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेको सयानक बाक नहीं, रावर रूप की रीति अनूप। देखिए ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। रावर रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों इन आखिन बानी अनोखी, और अघानी कहूँ नति आनी बिहारी। तो ये जो मतलब ये जो पंक्ति है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसकी पंक्ति है। तो घनानंद की पंक्ति है और रीति सिद्ध कवि थे। इसके बारे में आप जरूर देख लीजिए, पढ़ लीजिए और जान लीजिए।
बिहारी। बिहारी लाल जो है चौबे या बिहारी हिंदी के रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई सप्तशती है। यह मुक्तक काव्य है और इसमें 719 दोहे संकलित है। तो देखिए दोहों के बारे में भी पूछा जाता है, कितने दोहे हैं बिहारी सप्तशती में, तो 719 है। और बिहारी की मतलब एकमात्र रचना जो है बिहारी सप्तशती है। प्रमुख पंक्तियां इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बध्यो आगे कौन हवाल, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। तो ये सारी सारी जो मतलब पंक्तियां हैं बिहारी सप्तशती से ली गई है और बिहारी इसके रचनाकार हैं। बिहारी के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के कथन। तो रामचंद्र शुक्ल जहाँ भी आए आपको हाथ जोड़ करके इनको प्रणाम करके मतलब इनके बारे में आपको सारी चीज़ें देखनी है, पढ़नी है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो ये बिहारी के बारे में रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। और भूषण, देखिए भूषण, भूषण जो रचनाकार है रीतिकाल के कवि हैं। शिवाजी के एक तरह से कह सकते हैं क्या राजकवि, मतलब शिवाजी के बारे में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। छत्रसाल शिवाजी के बारे में इन्होंने रचना की है। तो देखिए इनका जन्म जो है संवत 1670 माना जाता है, 1772 इनका निधन माना जाता है। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण इनकी रचना है। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सारी सारी इनकी रचनाएं हैं। वर्णन्य विषय देखा जाए तो शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन इन्होंने किया है। भाषा अगर हम इनकी देखें तो देखिए इनकी रचनाओं में हमें वीर रस देखने को मिलता है। भूषण की रचनाओं में ब्रज भाषा जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्द मिले हुए हैं। व्याकरण की अशुद्धियां हैं और शब्द बिगड़ गए हैं। शैली अगर देखें तो वीर रस की ओजपूर्ण शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। कवित्व और सवैया इन दो छंदों का इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। रस देख लीजिए, प्रधानता जो है सबसे ज़्यादा मतलब इनकी रचनाओं में जो प्रधान रस जो है वीर रस से देखने को मिलता है। फिर है भयानक, विभत्स, रौद्र और श्रृंगार। अगर हम अलंकार देखें तो प्रायः सभी अलंकार हैं। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रशाह ने प्रदान की थी। तो ये सारे के सारे जो मतलब महत्वपूर्ण तथ्य थे भूषण से संबंधित थे, और ये जितने भी मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सारी सारी रचनाएं जो हैं इनसे संबंधित है। तो इनके बारे में आप ज़रूर देखिए, पढ़िए, जानिए। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारी PDFs है, उनका लाभ उठाइए और रिवीजन के लिए भी उन्हीं पे निर्भर रहिए, कहीं इधर उधर मत भागिए। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ख़ुद भी पढ़िए। मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट का लाभ उठाइए और इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको किस तरह की मतलब किस कंटेंट पे आपको और वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपको उस तरह के वीडियोस दे सकूं और आपको मैं और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।